जय हिंद। चलिए हम लोग देखते हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रकार के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हमने चर्चा कर दिया था। अब जो बचे हुए रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, यानी इन वीडियो का शीर्षक होगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में अवक्षेपण अभिक्रिया। किसको शुरू करते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया को। आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो चलिए सीखते हैं जल्दी से। अवक्षेपण अभिक्रिया। अब देखिए, इसमें हम लोग पिछले वीडियो में भी इस चीज की चर्चा किए थे कि हम लोग डेफिनेशन लिखने पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, बल्कि हम लोग ये कोशिश करेंगे कि समझ कैसे लें, इस रासायनिक अभिक्रिया को कैसे समझ लें ताकि आप खुद से उसका डेफिनेशन बना सके। बहुत सारे बच्चों ऐसा करते हैं कि डेफिनेशन रट लेते हैं, बाद में सोचते हैं चलो उसको समझ लेंगे, जबकि साइंस वैसे नहीं पढ़ा जाता है। हम बार बार बच्चों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कभी भी साइंस पढ़ रहे हो, कहीं भी साइंस पढ़ रहे हो, चाहे आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो या आप किसी भी प्रकार का वीडियो देख रहे हो, तो पहले उस साइंस के टॉपिक को समझें। अगर आप उसको समझ लेंगे तो आप डेफिनेशन इजीली लिख सकते हैं, आप खुद से डेफिनेशन बना सकते हैं। वो आप में काबिलियत है। जो डेफिनेशन आप रखते हो वही डेफिनेशन आप खुद से बना सकते हो, बस उस टॉपिक को समझने की जरूरत है। अगर आपको वो टॉपिक समझ में आ जाएगा तो क्लियरली आप उसका डेफिनेशन खुद से लिख सकते हैं। तो चलिए एक कोशिश करते हैं हम लोग समझने का, ताकि आप डेफिनेशन खुद से लिख सकें। ठीक है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया। अब पहले हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि अवक्षेप है क्या। इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे। अवक्षेपण अभिक्रिया को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। अवक्षेप को इंग्लिश में प्रिसिपिटेट कहा जाता है। तो हम चलिए पहले आपको समझाते हैं प्रिसिपिटेट, तब उसके बाद आगे चलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के पास। प्रिसिपिटेट क्या है? देखो, आप में से बहुत सारे लोग आइसक्रीम खाए होंगे, एक शायद किसी टाइप का शेक, बादाम शेक, ये वो दिस दैट, बहुत टाइप का शेक चलता है मार्केट में। तो उसमें देखेंगे, या गांव से जो लोग बिलोंग्स करते हैं, या यहाँ भी देखे होंगे दीपावली के समय में बर्रा या बर्री शायद जिसको बोलते हैं वो बनता है। तो उसमें आप ऐसा देखते हैं कि लिक्विड फॉर्म में, मान लीजिए कि कंटेनर है, इसमें बर्री वाला रखेंगे तो इसमें लिक्विड पार्टिकल्स नीचे भरे हुए हैं। किस प्रकार के? द्रव पदार्थ नीचे हैं, और जो बड़ा रहता है ऊपर तैरते रहता है। ऐसा आप लोग आइसक्रीम भी खाए होंगे, एक ग्लास में आइसक्रीम देता है और उसमें लिक्विड वाला पार्ट्स को भर देता है पहले, और उसके ऊपर में बर्फ या क्रीम जो भी बोलिए वो ऊपर से डाल देता है। तो ऐसे ही कंटेंट्स में ये जो सॉलिड पार्ट्स देख रहे हैं इसी को अवक्षेप बोलता है। और नहीं गांव में मक्खन निकाला जाता है दूध से, माठा से, दही से, जिससे भी, तो वो मक्खन बाहर निकल गया सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में अलग हो गया, तब उस सॉलिड को अवक्षेप कहेगा। उस सॉलिड को क्या बोलेगा? अवक्षेप। यहां अवक्षेप तो आपको समझ में आ गया। अब अवक्षेपण अभिक्रिया के पास चलते हैं। देखो, कुछ चीजें समझ में आ भी जाता है, कुछ चीज के लिए पेशेंस रखने की जरूरत पड़ती है। कुछ बच्चों को थोड़ा देर बाद समझ में आता है, तो पेशेंस रखेंगे। अभी नहीं कि ऑन किए वीडियो और तुरंत भर में नहीं समझ में आया कट कर दिए। थोड़ा देर देखिए, शायद आपको समझ में आ जाए। बाकी लोग को समझ में आता है तो आपको भी समझ में आएगा। हाँ, बस पेशेंस तो रखना पड़ेगा किसी भी चीज में। बचपन से जब बहुत छोटे थे, ABCD नहीं आता था, चलने नहीं आता था, तब
खाट या कोई भी पलंग का किनारे का पार्ट्स पकड़ के चलना शुरू किए, धीरे 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 करते करते आज चलने भी आपको आ गया। ABCD नहीं आता था, आप आज अच्छे खासे इंग्लिश बोल लेते हैं। हिंदी नहीं आता था, आप अच्छे खासे हिंदी बोल लेते हैं। किसी से बातचीत करने नहीं आता था, तो आज आप बातचीत कर लेते हैं। पेशेंस रखेंगे। अरे तो बचपन में ही कोशिश करते हैं, आप ABCD नहीं सीखेंगे, पढ़ना उड़ना नहीं है, हम चलते हैं अभी खेत में कुदाल चलाएंगे, तो काम ऐसे नहीं चलता। अभी तक कुदाल ही चलाना पड़ता आपको। चलिए, तो यहाँ अवक्षेपण अभिक्रिया में एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं खुद से ही। देखो, NaCl जब AgNO3 के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन कैसे होता है इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर दिए थे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर आपको मिल जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन जब सिल्वर नाइट्रेट, देखो इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। आई चाचा जी को आप नहीं पहचानते हैं, ये चाचा जी सिल्वर नाइट्रेट है। अच्छा, वो ये दोनों चाचा जब आपस में मिलेंगे तो बनाएगा AgCl। क्या बनाएगा? AgCl। इस चाचा को नहीं पहचानते हैं, इनका नाम सिल्वर क्लोराइड है। इस चाचा का नाम क्या है? सिल्वर। शादी होता है नया नया, वाइफ आती है, मान के चलो लड़की आई अपने घर से ससुराल में, तो देखते हैं 4-5 लोग जो भी होगा उसको बताने में लगा हुआ है कि देखो ये लड़का के फूफा जी हैं, ये चचा जी हैं, ये मौसा जी हैं, बेचारी प्रणाम करते चल रही है, बाद में मुंह देखेगी, अभी प्रणाम कर ले रही है। AgCl आप प्लस बना लिया, NaNO क्या 3। देखो इसमें हुआ क्या, सिल्वर क्लोराइड के जलीय सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब सिल्वर नाइट्रेट को डाला जाता है तब सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड का जो अवक्षेप है वह सोडियम नाइट्रेट से अलग हो जाता है। एक बात आप समझिए, अवक्षेप को डिनोट करता है नीचे की ओर तीर का चिन्ह, और यही गैस को रिप्रेजेंट करना है तो ऊपर की ओर तीर का चिन्ह होगा। तो इसके बगल में नीचे की ओर तीर का चिन्ह दिखाई देगा। कभी भी आपको अगर अवक्षेपण अभिक्रिया दिखाना है तो अवक्षेपण अभिक्रिया में नीचे की ओर उसके जस्ट बगल में जो कंपाउंड अवक्षेप है उसके बगल में नीचे की ओर एरो का साइन देना पड़ेगा। तो यहाँ ये अवक्षेप है। क्या है? अवक्षेप है। आप लोग तो बिहारी हो, दिमाग क्या लगाओगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। अब अवक्षेप का निर्माण कैसे होता है? तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं वैसी होती है जिसमें उसका प्रतिफल अवक्षेप के रूप में किसी विलयन से पृथक हो जाता है। इसी एग्जाम्पल को एक बार फिर से समझें तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब सिल्वर नाइट्रेट को डाला गया तो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड आपस में मिलकर या आपस में रिएक्शन, पता नहीं मारा मारी किया, क्या किया, हमको क्या, हम नहीं देखने गए थे, ये दोनों आपस में मिलके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाया, और ये सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में अलग हो गया है। सोडियम क्लोराइड किसके रूप में अलग हो गया? अवक्षेप के रूप में अलग हो गया। क्लियर? आपको ये समझ में आ गया अवक्षेपण अभिक्रिया? चलिए आगे चलते हैं। आगे का टॉपिक अवक्षेपण के बाद देखिए हम कंटिन्यू नहीं बल्कि जहां तहां से टॉपिक उठा के आपको बता रहे हैं और आपको धीरे धीरे करके सारा क्लियर करा दिया जाएगा। अब एक ही दिन में तो सारा नहीं हो पाएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया शायद आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। एक है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एक है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हम लोग कहते किसको है? नाम देखो, बहुत सारा रिएक्शंस जो है वो या बहुत सारे टॉपिक्स नाम से ही पता चल जाता है। इसको अगर इंग्लिश में बोले तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अब देखो ऊष्मा शोषी, शोषी मतलब शोषण, शोषी मतलब शोषण। देखो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता हो, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का लगा ले, तो कोई भारी था ही नहीं, हम लोग बेकार का टेंशन में थे कि नहीं समझ में आएगा। जैसे अगर A और B नाम का रिएक्टेंट
तभी रिएक्शन कर पाएगा जब इसमें ऊष्मा हम देंगे। मतलब ये दोनों जब ऊष्मा का अवशोषण करेगा तब ये C और D का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता हो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। क्लियर है? अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, हमेशा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अभिकारक के तरफ प्लस ऊष्मा लिखा हुआ होगा। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अभिकारक के तरफ प्लस ऊष्मा लिखा हुआ होगा। आगे देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखिए ध्यान से, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको बोलते हैं? तो देखो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो। देखो, क्षेपी इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक मतलब हीट एनर्जी रिलीज करता हो। वैसे केमिकल रिएक्शन जो हीट एनर्जी रिलीज करता हो या जिससे हीट एनर्जी रिलीज होता हो, उत्सर्जित होता हो, तो उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। अब एक बात आप ही बताइए, ऊष्माशोषी में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा था और ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा मिल रहा है, तो ऊष्माशोषी में प्लस ऊष्मा अभिकारक के तरफ, लेकिन ऊष्माक्षेपी में प्लस ऊष्मा प्रतिफल के तरफ होगा। किधर होगा? प्रतिफल के तरफ होगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? इसमें कोई दिक्कत भी है? आप ये तो क्लियर समझ में आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वाले में। ठीक है, अब इसको भी मिटा दे, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। आगे का एक अभिक्रिया है जिसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। बहुत ही इजी से टॉपिक हम उठाए हैं, एकदम नॉर्मल, आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, एकदम ऐसी बारिश का मजा लीजिए और पढ़िए। उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब गलती लिखा गया तो गलती ही रहेगा, चलो हमको समझने से मतलब है, हिंदी नहीं पढ़ने जा रहे कि हर सही दीर्घ ये वो दिस दैट। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब ये उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहा जाता है? देखो, कोई अम्ल जब भी किसी भस्म से टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ मिलता है तो मिलने के बाद ये लवण और जल बनाता है। हम लोग देखो याद कैसे कर लेंगे, देखो सुनो ना, पहले बताते हैं। ये अम्ल है, ये भस्म अगर इसको रास्ते में भेंट गया तो दोनों झगड़ा कर लिया, और झगड़ा करेगा तो दोनों आदमी उदास हो जाएगा। ऐसे आप लोग नहीं देखे हैं? मान के चलिए हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ तो खाली पत्नियां उदास नहीं रहती है, पति भी उदास हो जाता है। दोनों बेचारा उदास हो गया, आमला भस्म दोनों मिलके रिएक्शन, हाँ मतलब लड़ाई किया तो देखो उदास हो गया तो उदासीनीकरण अभिक्रिया उसका नाम हो जाएगा। देखिए, जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। एक एग्जांपल भी ले लें, H2SO4 ये अम्ल है, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा नाम है? सल्फ्यूरिक अम्ल। एगो भस्म है NaOH। कौन सा भस्म है? NaOH। ये दोनों आपस में रिएक्शन किया तो रिएक्शन करने के बाद बनाएगा Na2SO4 प्लस H2O। नाम अगर सबका आपको बताना हो तो इसको हम लोग बाबू बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बोलेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल कहेंगे इसको। NaOH जो है इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। और इस Na2SO4 जो आपको दिख रहा है, इस Na2SO4 को बोलते हैं सोडियम सल्फेट।
क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट बोलते हैं। और ई हमारा जो है वो जल है, ये हमारा क्या है, जल है। कोई दिक्कत, ये कोई दिक्कत है क्या? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़े। यानी H2SO4 जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला तो सोडियम सल्फेट और वाटर बनाया, यानी यहाँ एक अम्ल एक भस्म के साथ मिलकर लवण और जल का निर्माण कर रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो इसके आगे का टॉपिक है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। आगे टॉपिक देखिए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं? यहां भी नाम से ही काम चल सकता है, बट आप अगर तेज हो तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संभव हो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संभव हो, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। एकदम सिंपल सा डिफिनेशन है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संभव हो, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। आप देखिए इसको, जैसे आप लोग को मालूम है कि CO2 H2O आपस में मिलता है, मिलके सूर्य के प्रकाश ना क्यों लिखे हम, सूर्य का प्रकाश लिख देते हैं तो बनाएगा C6H12O6 प्लस O2। आओ प्लस में ऊर्जा भी देता है, खैर उसको साइड में अभी रखा जाए। देखिए, हमको अभी यहाँ प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया समझना था। आप इसमें क्या समझेंगे, देखो, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का नाम सुने होंगे, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। अब एक बात बताइए आप, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया बिना प्रकाश का नहीं होगा। जब तक सूर्य की प्रकाश उपस्थित नहीं होगी, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया नहीं हो सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। हमने कहा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संभव हो, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संभव हो, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, ठीक है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी आप लोग समझ लिए। अब इसके आगे है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब इसके आगे का जो टॉपिक है वो कौन सा है, ऑक्सीकरण। हाँ, हम लोग क्लास 10 के टॉपिक्स को लेके चल रहे हैं, तो उतना ही पढ़ेंगे जितना क्लास 10 में है। ऐसे अगर जो टॉपिक अभी हम बोले हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो 11th-12th में भी ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों पढ़ना है। इंग्लिश में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ कंबाइन करके उससे रेडॉक्स रिएक्शन बनाई जाती है, वो रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है। लेकिन वो एक्स्ट्रा जो भी कंटेंट्स हैं वो आपको पढ़ना है 11 और 12th क्लास में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो पढ़ना है वही देखते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हम लोग किसको बोलते हैं, इसको ध्यान से समझा जाए। सामान्य तौर पे अगर आप बुक पढ़े होंगे तो बुक में लिखा होता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें या तो ऑक्सीजन का संयोग, या तो ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का निष्कासन। अगर या तो ऑक्सीजन का संयोग हो या हाइड्रोजन निष्कासन हो, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा हो उस रासायनिक अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। एकदम सिंपल वे में समझ लीजिए, आपके पास एक सोडियम नाम का रिएक्टेंट दिया हुआ है और ये सोडियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है और ये बना ले रहा है Na2O। ध्यान दीजिएगा,
सोडियम के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पे सोडियम के पास ऑक्सीजन है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण कहेंगे। मतलब इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। आप एक और देखिए, H2S है, इसमें से मान के चलते हैं चाहे कुछ भी हो, H2 अलग हो गया और S अलग हो गया, तो देखिए तो इस वाले अभिक्रिया में देखा जाए तो हाइड्रोजन अलग हो गया है, तब भी इसको ऑक्सीकरण कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, हम फिर से क्या बोल रहे हैं, ये पूरे अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इस पूरे अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता हो या हाइड्रोजन का निष्कासन होता हो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। या तो ऑक्सीजन का संयोग हो या हाइड्रोजन का निष्कासन हो, उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अब इसके आगे का टॉपिक है, इसी का अपोजिट पार्ट्स है अवकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अवकरण अभिक्रिया। तो इसको जल्दी से मिटा दें और अवकरण अभिक्रिया की ओर चलते हैं। तो कौन सी अभिक्रिया? अवकरण। अवकरण देखिए थोड़ा डिस्टेंस में, चलो कोई बात नहीं, सोशल डिस्टेंस में रहना ही चाहिए। अभी अवकरण अभिक्रिया किसको बोलते? एक बात बताइए, ऑक्सीजन का संयोग हुआ था, हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ था, किसमें? ऑक्सीकरण में। किसमें? ऑक्सीकरण, जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन का संयोग होगा, हाइड्रोजन का संयोग होगा और ऑक्सीजन का निष्कासन होगा, ऑक्सीजन का निष्कासन। सुनिए, हमने कहा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का निष्कासन हो, उस रासायनिक अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। कितना आसान सा बात है, देखो कैसे आसान सा बात है। देखो H2 प्लस Cl2 रिएक्शन HCl, ध्यान दीजिएगा, जो भी टॉपिक्स है वो क्लास 10 के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। आप अगर 11 और 12 में पढ़ते हैं तो आपके लिए ये डिफिनेशन काम नहीं करेगा। तो यहां देख रहे हैं कि क्लोरीन अकेले था, लेकिन यहां क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है, तो इसको हम अवकरण कहेंगे, इसको हम अवकरण कहेंगे। आप देखिए H2O है, नहीं तो H2O मत लीजिए, आप Na2O ले लीजिए। आपने इसको हीट कर दिया तो आप Na को अलग कर लिए और O2 को अलग कर लिए। देखो हम ये सब बैलेंस्ड नहीं लिख रहे हैं, ये सब अनबैलेंस्ड भी है, बैलेंस्ड नहीं है, ये अनबैलेंस्ड ही है। देखो यहाँ सोडियम के पास ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ सोडियम के पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी हट गया है, तो इसको हम लोग अवकरण कहेंगे। साफ शब्द में ऐसे समझिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता हो या हाइड्रोजन का निष्कासन होता हो, संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का निष्कासन होता हो, अवकरण अभिक्रिया कहलाएगा। इंग्लिश में उसको रिडक्शन रिएक्शन, अवकरण को रिडक्शन और ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो, तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं उसको? रेडॉक्स अभिक्रिया। एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग ऑक्सीकरण को उपचयन और अवकरण को अपचयन कहा जाता है।
एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ऑक्सीकरण को उपचयन और अवकरण को अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि अपचयन क्या हो गया और उपचयन क्या होगा। उपचयन यानी ऑक्सीकरण, अपचयन मतलब अवकरण। अगर दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो तब हम उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। आप इसका एक एग्जांपल देखिए रेडॉक्स रिएक्शन का। एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं। आप देखिए H2 प्लस O2 रिएक्शन H2O, चलो बैलेंस कर देते हैं ना। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन अकेले था, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो क्या इसको ऑक्सीकरण कहेंगे? ध्यान से देखिए तो ऑक्सीकरण कहेंगे कि नहीं कहेंगे? एकदम कहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन अकेले था, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया, तो इसको हम लोग अवकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? अवकरण। तो ऑक्सीकरण और अवकरण का मामला समझ में आया। ऑक्सीकरण कब? जब किसी कंटेंट्स या अभिकारक के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए तब उसको ऑक्सीकरण, और जब हाइड्रोजन जुड़ जाए तो अवकरण। ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो रही है, तो जब भी दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होगी तो इसको हम लोग अपचयन, उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। रेडॉक्स क्लास 10 के अकॉर्डिंग रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ये था आपका रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो कि क्लास 10 में आपको पढ़ना है। इसके आगे हम लोग वीडियो बनाएंगे रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित और असंतुलित। हम लोग संतुलित करने के लिए भी सिखाएंगे। तो चलिए वेट कीजिए आप अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय।